Hello friends, today we are going to start by our science new chapter. Chapter number 4 acid bases and salts. So let's start. तो हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम अपने चैप्टर के नाम पे मतलब एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस एक साथ मिल जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और गहरी डीप जाके. फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब एंड वाइट वगैरह वो सब. सो लेट्स स्टार्ट बाय आवर फर्स्ट टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. इस पार्ट में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारे पहले टॉपिक पे. इसमें पहली बात आती है कि एसिड होता क्या है. एसिड एसिड होते हैं ऐसा मटेरियल, ऐसी सब्सटेंस जिसका टेस्ट सोर हो, मतलब खट्टा हो, और जो प्रोड्यूस करते हो हाइड्रोजन इॉन. इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं. सो प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. रुक जाओ, हाँ अब लिखते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड जो होते हैं पहली खासियत ये कि सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, पहला. दूसरा पॉइंट ये कि जो लिथमस पेपर होता है वो, यानी दे टर्न या इसे छोड़ो, ये नहीं, ये होगा कि दूसरा के दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन इॉन इन सॉल्यूशन. ध्यान रखना सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन इॉन प्रोड्यूस करते हैं. सॉल्यूशन. अगला पार्ट होता है हमारा बेसिस. अब बेस क्या होता है. बेस ऐसी चीज, एक ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड हो मेटल्स का और हाइड्रोक्साइड इॉन देते हो डिसोसिएशन यानी एक्वस सॉल्यूशन के बाद, और उनका टेस्ट आमतौर से बिटर ही होता है. दे आर बिटर इन टेस्ट. ठीक है, सो लिख लेते हैं पहला पॉइंट. बेसिस आर कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं. और अगला होता है वो एसिड के साथ या बेसिस जो होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, जिसको कहते हैं एल्कलाइज. एल्कलाइज का एक वाटर होता है वो उसमें घुल जाते हैं. बेसिस आर soluble in water and are known as alkalis, यानी ALKALIES. बेसिस का दूसरा नाम एल्कलाइज, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में. इसकी एक तीसरी खासियत और, वो क्या है. वो है जैसे ऊपर ये वाला था ना, ये प्रोड्यूस देते हैं, मतलब हमें देते हैं हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में, ऐसे ही ये देते हैं हमें हाइड्रोक्साइड इॉन सॉल्यूशन में मिलकर. हाइड्रोक्साइड इॉन देते हैं इन एक्यूअस सॉल्यूशन. तो ये हमारे दोनों एसिड और बेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन हो चुकी है.
तो अगला हमारा आता है इंडिकेटर, मतलब इसी के अंदर है इंडिकेटर, लिख लो INDICATORS, इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर क्या चीज़ है चलो बताते हैं। इंडिकेटर एक स्पेशल टाइप की एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें बताती है, पहचान कराती है कि ये चीज़ एसिड है, बेस है या और कुछ है। सो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंडिकेटर्स आर special type of substance यहाँ से मतलब ये पूरा आया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया substance used to test whether a substance is acidic और बेसिक। अब देखो ये जो होते हैं मतलब इसको हम इनका जो मतलब केमिकल वो नेचर, इसका जो नेचर होता है एसिड का वो होता है एसिडिक, केमिकल नेचर होता है एसिडिक, और इसका बेस का केमिकल नेचर होता है बेसिक। यही यहाँ पे क्या है कि कोई भी सब्सटेंस को पता करने के लिए कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज़ के लिए यूज आता है। अब इसी के आता है, एक तो होता है इंडिकेटर्स और होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। सो देखते हैं, अब आती है हमारी बारी नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये क्या चीज़ है? एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि नेचुरली फाउंड की जाती है, नेचुरल इंडिकेटर्स उसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि टर्मरिक, टर्मरिक क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी है। लिथमस है, चाइना रोज के पेटल्स हैं यानी गुड़हल हैं, और ऐसे मतलब होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। सो लिख लेते हैं द केमिकल सब्सटेंस the chemical substance found naturally are known as natural indicators। नेचुरल इंडिकेटर ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि नेचुरली मिल जाता है उसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल टर्मरिक और चाइना रोज पेटल्स यानी गुड़हल पेटल्स, और लिथमस एक्सेट्रा, ये सारे और भी है मतलब। सो फ्रेंड्स, हमारे पहले टॉपिक जो कि था एसिड एंड बेसिस ये हमारा हो चुका है। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस।
सो शुरुआत करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा लिथमस। लिथमस आपने नाम भी सुना होगा, लिथमस पेपर, जो कि यूज़ आता है एक इंडिकेटर के तौर पर। यानी इससे ही पता चलता है कि कोई मतलब जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। सो लिथमस है क्या? ये लिथमस लिथमस सो लिथमस एक कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर है। सिंपल, बहुत सिंपल। एक ऐसा मतलब एक चीज़ यूज़, एक इंडिकेटर है जो कि यूज़ किया जाता है पता करने में कि एक चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। सो litmus is commonly used natural indicator। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है litmus is obtained from लिचन्स। लिचन से ऑब्टेन की जाती है। अब तीसरा आता है किस किस फॉर्म में यूज, मतलब किस किस फॉर्म में मिलता है ये लिथमस चीज। लिथमस इज फाउंड, लिथमस या इज अवेलेबल in the form of a solution, in the form of solution or in the form of strips of a paper, किसी पेपर की। अब आता है, और हाँ एक चीज और, नॉन एज लिथमस पेपर। देखो, लिथमस से अवेलेबल होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में या फिर स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, जो कि कहलाते हैं हमारे लिथमस पेपर। समझ आ गया? आगे आते हैं, हमारे पहले टाइप हो गया नेचुरल इंडिकेटर का, जो कि था लिथमस। अब नेक्स्ट आता है, अभी हाँ एक चीज और भी तो है, फोर्थ पॉइंट लिथमस का। लिथमस का 4 पॉइंट किस किस कलर में ये हमारा ये जो मतलब ये स्ट्रिप्स हैं पेपर की किस किस कलर में मिलती हैं। ये मिलती हैं रेड और एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू कलर में ये मिलती है। रेड और ब्लू में। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि जब हम एसिड और मतलब एसिड एंड बेसिस को पता करने के लिए कैसे पता करेंगे लिथमस पेपर से। सो एसिड जो होते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड होगी तो अगर वो लिथमस पेपर पर हम उसे डालेंगे तो हमारा जो वो होगा लिथमस पेपर, उसका कलर ब्लू चेंज हो जाएगा। अगर लिथमस पेपर रेड होगा तो जो एसिड है वो ब्लू चेंज हो जाएगा। और अगर बेसिस जो है, बेसिस वो रेड हो जाएगा अगर लिथमस पेपर ब्लू है तो। सो करते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू, लिथमस पेपर रेड। अगर लिथमस पेपर रेड है तो जो एसिड होगा
वो चेंज हो जाएगा ब्लू में। अगला है बेसिस। बेसिस टर्न रेड लिथमस रेड लिथमस पेपर ब्लू। अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट रुको, देखो मैंने गलती कर दी। ये ऐसे है, एसिड ब्लू लिथमस पेपर को रेड चेंज कर देंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है उसे अगर हम ब्लू लिथमस पेपर पर रखेंगे तो उसे वो रेड चेंज कर देंगे। और कोई बेसिस, अगर बेसिस टर्न हो जाएंगे, टर्न कर देंगे रेड लिथमस पेपर को ब्लू में। समझ गए? ये है बात। अब हमारे आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। बात आती है न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है? जो सॉल्यूशंस, किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन जो चेंज ना करे अपना कलर, ना रेड करे ना ब्लू करे, लिथमस पेपर को भी, वो कहलाते हैं न्यूट्रल। यानी लिख लेते हैं द सॉल्यूशंस, द solutions of substances which do not change the color of either red or blue litmus paper are neutral। तो सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का जो अपना कलर ना कि रेड करे ना ब्लू करे लिथमस पेपर का, वो कहलाएंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। NEUTRAL, ये स्पेलिंग न्यूट्रल सब्सटेंस। अब हमारे अगले होते हैं, मतलब अगला जो होते हैं इंडिकेटर्स, वो होता है, एक है टर्मरिक और दूसरा है चाइना रोज। टर्मरिक यानी हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी। देख लेते हैं अब टर्मरिक। हमारे टर्मरिक में क्या आता है? अब जो टर्मरिक यानी कि हल्दी, आप जानते ही हो। टर्मरिक, पहली चीज टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज ये कि जब वो कांटेक्ट में आती है किसी एसिड या बेस के तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आपकी बुक में भी ये नहीं दिया गया है कि क्या कलर चेंज होता है, सो हम इसके लिख लेते हैं when it is in contact of any of acid or basic, it changes its
कलर, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही है इस टर्मरिक के बारे में। अगला है हमारा चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज एज इंडिकेटर यानी हम इधर लिख लेंगे चाइना रोज, चाइना रोज पेटल्स। तो हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, अब ये क्या भला है। सो जानते हैं इसे। एक ऐसा मतलब जो फ्लावर है ये चाइना रोज, ये एक एज इंडिकेटर की तरह यूज़ हो सकता है। वो कैसे? अगर इसके ऊपर मतलब पहले तो हमें रखना पड़ता है वार्म वाटर में। चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं ना, वार्म वाटर में रखते हैं। फिर उसके बाद जब वो कलर उसका मतलब निकल जाए उसमें से, तो मतलब बन के हमारा तैयार हो जाता है इंडिकेटर के तौर पर। कि जब वो मतलब एसिड के उसमें कांटेक्ट में आता है चाइना रोज, तो उसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है डार्क पिंक यानी मजेंटा। और जब बेसिक सॉल्यूशन का आता है तो हो जाता है ग्रीन। सो लिख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू to keep China rose petals in warm water। सबसे पहले वार्म वाटर में रख लो। टू कीप टू मेक इट इंडिकेटर। उसको इंडिकेटर बनाने के लिए मतलब वार्म वाटर में रख लो। if acid is in contact of it, it change its color in magenta। दूसरा आता है, अगर ये बेसिक में होता है तो ये चेंज हो जाता है हमारा ग्रीन में। बस चाइना रोज में बस इतना ही है। अब हमारा अगला आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हमारा सबसे पहला आता है फेनोल्फेथलीन, जो कि इंडिकेटर है फेनोल्फेथलीन। बस बुक में इसके बारे में इतना ही दिया गया। फेनोल्फेथलीन, एक बार मुझे भी चेक करनी पड़ेगी। PHENLOL है फेनोल्फेथलीन। ये है इसकी स्पेलिंग। अब हमारा अगला आता है मतलब फेनोल्फेथलीन एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर, बस इतना पता है इसके बारे में। अगला एक ये मतलब हमारे इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब कोई भी मतलब जब एसिड और बेस एक साथ मिलाए जाते हैं, जो मतलब वो चेंज होकर आता है, सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट।
रिएक्शन बिटवीन मतलब एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन जो कि न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट कहलाता है। वाटर जब प्रोड्यूस किया जाता है, जो रिएक्शन होता है बिटवीन एसिड और बेस को, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हमारा सॉल्ट वाटर बन के आता है। सो प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन acids and bases is known as neutralization. Salt and water are produced in water. एसिड और बेसिस के बीच का रिएक्शन जो कि न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, इसमें जो होते हैं हमारे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किए हो जाते हैं। इन दिस प्रोसेस, इन वाटर नहीं, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में। अब इसका मतलब है कि जब एसिड प्लस बेस होगा तो हमारा बन के क्या निकलेगा, सॉल्ट वाटर। ये बात तो क्लियर है। अब अगला आता है अब सीधा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन, इसमें हमारा आता है जैसे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन एक एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, वो एसिडिटी की प्रॉब्लम में जब एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड के एक्सेसिव को, उसको मतलब एसिड के असर को मतलब ख़त्म कर देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको हम कहते हैं इनडाइजेशन। इन एसिडिटी प्रॉब्लम्स इन acidity problems we take an antacid such as milk of magnesia neutralizes, या it full stop लगा के, it neutralizes the effect of excessive एसिड। जो फालतू का एक्सेसिव यानी फालतू का जो एसिड बच जाता है, जो ज़्यादा खाने पे एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें इफ़ेक्ट करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि हमारा वो होता है इनो, वो भी मदद करता है, वो भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह एक एंटासिडिक प्रॉब्लम करने वाला है। अगला आता है हमारा अब एंट बाइट। इसको अगले पेज पर कराएंगे क्योंकि ये एक तरह से नोट्स हैं। सबसे पहले पे आता है हमारा एंट बाइट। एंट बाइट आप सभी जानते हैं एंट बाइट होता क्या है। जब कोई चींटी काट लेती है वो कहलाता है एंट बाइट।
अब इसमें होता क्या है, जब कोई चींटी हमारे काटती है वो इंजेक्ट कर देती है एसिडिक लिक्विड, यानी जो एसिड का लिक्विड होता है यानी फॉर्मिक एसिड, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है हमारी स्किन के द्वारा। स्किन की, हाँ भाई, वो इफेक्ट करते हैं हमारे न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा, यानी जो बेकिंग सोडा है अगर हम उसको अपने जहाँ काटा उस पर रब करेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, क्योंकि बेकिंग सोडा है जो कि है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, यानी ये एक है बेसिक, और ये जो था ये था हमारा फॉर्मिक एसिड, यानी जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसलिए वो जो एसिड है वो सॉल्ट वाटर के तौर पर बाहर निकल कर हमारा आ जाएगा। सो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें, लिखते हैं। एक मिनट अभी लिखते हैं। व्हेन एन एंड्स बाइट, व्हेन एन एंड बाइट्स, जब कोई चींटी काट लेती है, इट इंजेक्ट्स द फॉर्मिक एसिड, द फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, स्किन के अंदर वो फॉर्मिक एसिड कर देती है, मतलब डाल देती है इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ acid can be neutralized by the base। ज़रूरी नहीं है कि उसमें बेकिंग सोडा ही हो, उसमें कैलमाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे बेकिंग सोडा या कैलमाइन का सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बेस होना चाहिए हो। हमारा अगला आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट। अब ये सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ जो सॉइल को एसिडिक बना देता है। जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है वो बेस से ट्रीट की जाती है, यानी इसमें बेस डाला जाता है जो कि एकदम से ही क्या कर देती है, जल्दी से, मतलब कम टाइम में। अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक डाला जाए जितना कि तुम्हारा वो है एसिड है, तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड किया जाए तो मतलब सही हो जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट इसको कहलाता है वो, यानी excessive use of chemical fertilizers, excessive use of chemical fertilizers makes the soil एसिडिक। बहुत ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का सॉइल को एसिडिक बना देती है। ठीक है, फिर अगला है प्लांट्स डू नॉट। उसमें प्लांट्स जो होंगे अगर एसिड जो ग्रो हो जाएंगे तो वो तो होगा ही नहीं। फिर अगर उसमें ज़्यादा एसिड होगा या ज़्यादा बेस होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विक लाइम। मतलब समझ जाओ कि मतलब उसको सॉइल ट्रीटमेंट उसमें लगा के, मतलब एसिडिक और जब बेसिक बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं, स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो जिससे हमारा बेसिक नेचर सही हो जाता है उसका। समझ गए? तो हम सीधा अगले उस पर आते हैं। हमारा अगला है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट
यानी लिख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, ये पहले समझा देते हैं। जो बहुत सारी फैक्ट्रीज का वेस्ट जो कि एसिड कंटेन करता है, अगर वो अलाउ कर देता है फ्लो को वाटर बॉडीज़ में, जो जो एसिड्स होती हैं वो मछली वगैरह को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार डालती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एसिड है, मतलब नदी में मछलियाँ वगैरह तो सैंड मतलब रुक नहीं पाएंगी। जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है बेसिक सब्सटेंस डालने पर। सो लिख लेते हैं, दी वेस्ट ऑफ मैनी factories contains acid if they are allowed to flow into the water flow into the water bodies। वाटर बॉडीज लिखो, क्योंकि वाटर ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में भी आ जाएगा। the acids will kill fishes, मतलब फिशेस वगैरह को, और एंड आएगा, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी मरेंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर द फैक्ट्री वेस्ट आर therefore neutralized new neutralized by adding basic substances। मतलब कि जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं वो उसमें मतलब बेसिक सब्सटेंस डाले जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट वाटर बन जाएगा। So friends, this is also our chapter was completed. So like, share and subscribe our channel. We will meet in the next video. Bye.